हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने आपसे बात की थी, वादा किया था कि हम लोग फेमा की रिवीजन क्लिप करेंगे। तो आज मैं उसी रिवीजन क्लिप के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज आप देख रहे होंगे कि आज हम एक बिल्कुल नए रंग के अंदर हैं। क्रोमा की रिकॉर्डिंग ये चल रही है जिसे आप देख रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल नए रंग के अंदर आपके साथ हूँ। चलिए, तो ऑल सेड एंड डन, हम लोग फेमा की इस रिवीजन क्लिप को शुरू करते हैं। अपनी बुक्स अपने साथ रखिएगा और इस रिकॉर्डिंग को अब मैं शुरू करता हूँ। देखिएगा, शीट में आपने सामने रख रहा हूँ। यही बुक की आपकी शीट्स है जो मैंने आपके सामने रखी है। सबसे पहले फेमा जब हम करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहली डेफिनेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई वुड से, वो कौन सी है? तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से एक है ऑथराइज पर्सन। अब सवाल उठा, ऑथराइज पर्सन क्या होता है? ऑथराइज पर्सन मतलब वो लोग होते हैं जो कि फेमा के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करने के लिए ऑथराइज होते हैं। ये डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज सी की मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन आता है? पहला ऑथराइज डीलर्स, जो कि हमने बात की थी कि नॉर्मली कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं। उसके बाद मनी चेंजर, हमने बात की थी दो तरीके के मनी चेंजर हो सकते हैं, एक फुल फ्लेज मनी चेंजर, एक रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। खैर, नॉलेज पर्पस के लिए तो ठीक है, बट आज हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं कहूँगा केवल मनी चेंजर, ये ध्यान रखना। तीसरा, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, यानी कि जो एसईजेड लोकेटेड यूनिट्स हैं बैंकिंग सिस्टम के, दे आर कॉल्ड एसईजेड यूनिट्स। एंड एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। ये कौन से लोग हो सकते हैं? से फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, जो कि अलाउड है जिन लोगों को कि ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील कर सकते हैं। दोस्तों, इस डेफिनेशन के बाद सेक्शन 2 क्लॉज सी की इस डेफिनेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट अगली डेफिनेशन मेरे सिलेबस में है वो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो आप पेपर में बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर जो डेफिनेशन है हमारी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है? हमने कहा था कि दो तरीके की ट्रांजैक्शन होती हैं फेमा के अंदर। पहली वो ट्रांजैक्शन जो कि नॉर्मली अलाउ होती हैं, लाइक क्यूएट, बट सर्टेन केसेस में उनके रेस्ट्रिक्शन आती है। एक और दूसरी वो ट्रांजैक्शन जो कि नॉर्मली अलाउ नहीं होती, लाइक कैट, बट सर्टेन केसेस में अलाउ की जा सकती हैं। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वैसे होती क्या है? अगर हम डेफिनेशन पढ़ें सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर, तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि ये वो ट्रांजैक्शन है जिसके द्वारा किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की, दोबारा ध्यान से सुनना, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की कोई एसेट और लायबिलिटी जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, वो या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर वो ट्रांजैक्शन भी आती है जिसके अंतर्गत किसी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की कोई एसेट और लायबिलिटी इन इंडिया इंक्रीज और डिक्रीज होती है, यानी कि अंदर उसके अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन होता है, इंक्लूडिंग द कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसके अलावा इनके अंदर वो ट्रांजैक्शन भी आती हैं जो कि सेक्शन 6 क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 के अंदर मेंशन है, जिसकी चर्चा अपन लोग करेंगे सेक्शन 6 के अंदर। बट फिलहाल कैट करने के बाद मेरे पास जो अगली डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्यूएट, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सेक्शन 2 क्लॉज जे के अंदर करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बताई गई हैं, और सेक्शन 2 क्लॉज जे क्या कहता है कि करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सबसे पहली बात तो कहते हैं बड़ी अच्छी बात कि मीन्स अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैट। जो कैट नहीं है वो क्यूएट है। और इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, एंड इंक्लूड्स, इट इंक्लूड क्या इंक्लूड किया जाता है? पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद अ फॉरेन ट्रेड और अदर बिजनेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी, लाइक जितनी सीसीओडी वगैरह आप लेते हो, शॉर्ट टर्म लोन लेते हो, डिमांड लोन वगैरह लेते हो, वो सब के सब क्या है? वो सब क्यूएट का पार्ट माने जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? उसके बाद पेमेंट ड्यू एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन एज नेट इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। नेट इनकम का मतलब आफ्टर टीडीएस, यानी कि जो अगर आप पेमेंट करते हो किस फॉर्म में? इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में, या फिर अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन किस पर? चाहे आप शॉर्ट टर्म लोन लो या लॉन्ग टर्म लोन लो, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करोगे वो क्यूएट है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे जो पेमेंट करोगे, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट पे आप रिटर्न दोगे आउटसाइड इंडिया आफ्टर टीडीएस काटने के बाद, वो भी क्यूएट है। मैंने कहा क्यूएट वो ट्रांजैक्शन है जो कि नॉर्मली अलाउ की जाती है। फिर रेमिटेंस फॉर द लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ द स्पाउस चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए, पिताजी के लिए, माता पिता के लिए, ये सारा पैसा जो आउटसाइड इंडिया जाएगा, अल्लाह कहता है ये भी क्यूएट के अंदर ही आता है। उसके बाद एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर ऑफ द पेरेंट्स, स्पाउस एंड द चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए, स्पाउस के लिए जो कि विदेशों में रहते हैं, उनके लिए जो आप पैसा भेज रहे हो वो सब क्यूएट है।
क्यूएट का मतलब ये ट्रांजैक्शन अलाउ है, इन पे बहुत रेयर केसेस में आरबीआई वगैरह रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, नॉर्मली ये अलाउ है, तो क्यूएट के अंदर ये ट्रांजैक्शंस आती हैं। रिकॉल कीजिएगा मेरे साथ दोबारा, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड, सीसी ओडी, इन सब के लिए जो पेमेंट आप कर रही हैं। दूसरा, पेमेंट ड्यू एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जॉब पे कर रही हैं। रेमिटेंसेस फॉर द लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ द पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेवल एंड एजुकेशन एंड मेडिकल केयर्स ऑफ द पेरेंट्स, स्पाउस एंड द चिल्ड्रन। ठीक हो गई बात। उसके बाद मेरी अगली डेफिनेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगी वो है सेक्शन 2 क्लॉज वी। मैं कह सकता हूँ इनफैक्ट इस पूरे एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, जिसमें नाम बताया गया है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है। एक है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और दूसरा है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अच्छी बात यह है कि दोनों की डिटेल डेफिनेशन अलग अलग नहीं है, क्योंकि लॉ कहता है कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या होता है, जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं होता वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होता है। अब सवाल उठा, सारी कहानी आके यहाँ टिक गई कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है। देखिए जी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या होता है, लॉ क्या कहता है इस डेफिनेशन के बारे में। कहता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन है, अ पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, मोर देन 182 डेज, बिल्कुल ध्यान रखना इन वर्ड्स को, मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर का स्टे देखना है आपको, 182 दिन से ज्यादा, बट डज नॉट इंक्लूड, यानी कि ध्यान रखना एक कंडीशन तो ये है जो पूरी होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन नीचे पैरा ए और पैरा बी में लिखी गई है। पैरा ए के अंदर चर्चा की गई है उस व्यक्ति की जो अभी तक हिंदुस्तान में था बट आज वो हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है, और दूसरा पैरा बी में चर्चा की गई है उस व्यक्ति की जो कि अभी तक हिंदुस्तान के बाहर था परंतु जो अब हिंदुस्तान में आ रहा है। दो अलग अलग लोगों की चर्चा है। पहला, वो व्यक्ति जो अभी तक हिंदुस्तान में था वो हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज वी की ये डेफिनेशन कहती है कि जब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की काउंटिंग होगी तो उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा वो व्यक्ति जो कि हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। किस लिए जा रहा है? फॉर टेकिंग अप एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर टेकिंग अप एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या फिर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, हिंदुस्तान के बाहर किसी बिजनेस या अपने प्रोफेशन को शुरू करने के लिए जा रहा है, या फिर किसी भी और पर्पस से जा रहा है जो कि इंडिकेट कर रही है उसकी इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। हमने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल मैरिज। ठीक हो गई इतनी बात। उसके बाद यहां से मैंने कहा कि इसमें डज नॉट इंक्लूड, वो व्यक्ति इंक्लूड नहीं किए जाएंगे जो अभी तक हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान के अब बाहर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए राम पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में था, आज मैं कहता हूं 1 मई या 1 जून 2019 को वो हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। अब सवाल उठा किस लिए जा रहा है? मैंने कहा जी मैरिज करवाने के लिए जा रहा है। तो जैसे ही वो हिंदुस्तान के बाहर निकला, जैसे ही वो हिंदुस्तान के बाहर निकला, वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अब नहीं होगा, वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाएगा। क्यों? क्योंकि गौर करना, ये कंडीशन तो होनी चाहिए एंड ये वाली कंडीशन भी चाहिए, बट ये वाली कंडीशन क्या कहती है? डज नॉट इंक्लूड। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में इंक्लूड नहीं होंगे वो लोग जो हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं इन पर्पस से। तो अगर राम एम्प्लॉयमेंट के लिए गया तो मतलब गया, फिर वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के डेफिनेशन में नहीं आएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर उसके बाद बी पॉइंट कहता है पर्सन हु हैज कम टू और स्टे इन इंडिया। भाई साहब यहां पे किन को शामिल किया गया है? यहां पे किन को शामिल किया गया है? मैं कह सकता हूं यहां पे उन लोगों को शामिल किया गया है जो कि हिंदुस्तान के बाहर थे, जो कि हिंदुस्तान के बाहर थे परंतु आज हिंदुस्तान में आ रहे हैं। अब सवाल उठा सर हिंदुस्तान में किस लिए आ रहे हैं? मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान में आ रहे हैं, रीजन क्या है जी इनका हिंदुस्तान में आने का, जरा गौर कीजिएगा। वो कहता है हिंदुस्तान में आ रहे हैं, किस लिए हिंदुस्तान में आ रहे हैं? फॉर एनी पर्पस अदरवाइज देन, गौर कर रहे हैं आप, फॉर एनी पर्पस अदरवाइज देन, इन 3 पर्पस से नहीं, बस इन 3 पर्पस से नहीं, इसके अलावा किसी भी और पर्पस से हिंदुस्तान में आ रहे हो तो माना जाएगा कि आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में इंक्लूड नहीं किए जाओगे, नहीं किए जाओगे। इन 3 पर्पस के अलावा अगर आप हिंदुस्तान में आ रहे हो। अच्छा ये 3 पर्पस क्या है?
बिल्कुल जो ऊपर 3 थे वही के वही 3 यहाँ देखिए, फॉर टेकिंग अप और एम्प्लॉयमेंट, फॉर टेकिंग अप एनी एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, for carrying on any business or vocation in India, for any other purpose as it would indicate his intention to stay in India for an uncertain period. क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, यानी कि अगर विदेशों में लोकेटेड जॉन जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं था, वो हिंदुस्तान में आया, पहली बार आया है, मैं कह सकता हूँ किस लिए आया है? एजुकेशन के लिए। ठीक है जॉन, तो पीआरआई बन ही नहीं सकता, तू पीआरआई बन ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो तू पिछले साल 182 डेज रहा, तू पहली बार आया है, और दूसरी बात ना तू इन पर्पस के लिए आया है, ना ये 3 पर्पस के लिए तू आया है। ठीक है जॉन, मैं कहता हूँ जॉन हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जी, क्या जॉन जिस ईयर में आया उस ईयर में वो पीआरआई बन सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पिछले साल का 180 मोर देन 182 डेज का स्टे चाहिए, तो पिछले साल का अगर मोर देन 182 डेज का स्टे है और इन पर्पसेस से आए हो, तब आप पीआरआई बन सकते हो। तो ध्यान रखना, पीआरआई की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंक्लूड करनी है, किन किन बातों को ध्यान रखना है पीआरआई की डेफिनेशन के लिए। पहली बात, कोई भी व्यक्ति पीआरआई तब होगा जब वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है, बट उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। पहला वो व्यक्ति जो कि हिंदुस्तान में अभी तक था, अब हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है, किस लिए? एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, बिजनेस और वोकेशन। तीसरा, मैरिज या एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड। क्लियर? सेकंड, ये पैरा ए था। पैरा बी, इसमें वो लोग इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। वो लोग कौन? जो अभी तक विदेशों में थे, जो अब इंडिया में आए हैं, किस लिए? अदर देन फॉर, अदर देन, इन 3 पर्पसेस के अलावा। पहला, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। दूसरा, बिजनेस और वोकेशन इन इंडिया। तीसरा, any other purpose as would indicate his intention to stay in India for uncertain period. क्लियर हो गई थी बात? चलिए, तो ये हमारी डेफिनेशन थी, इस पे हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन जम के किए थे। अगर हो सके तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन कर लेना, या फिर एक क्वेश्चन याद होगा तो मैंने ऐसे किया था कि जहां पर एक व्यक्ति एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, प्लीज अगर हो सके तो उस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर हमने कहा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के अंदर कौन कौन आता है जी, कौन कौन आता है देखना शुरू करते हैं। मैंने कहा जी, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि हिंदुस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई, वो कौन है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। उसके बाद एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर सोनी जापान है, वो कौन है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। उनका कोई भी ऑफिस, ब्रांच या फिर एजेंसी जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, वो क्या कहलाएगा? वो पीआरआई कहलाएगा, पीआरआई। उसके बाद एनी ऑफिस, बिल्कुल सेम, ब्रांच और एजेंसी किसका? आउटसाइड इंडिया। किसका? आउटसाइड इंडिया, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। यानी कि ये ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये मेरी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन हुई सेक्शन 2 क्लॉज वी के अंदर। एक बार दोबारा रिकॉल करना, सेक्शन 2 क्लॉज वी में पहली बात, कौन है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया? कौन है? जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज इंडिया के अंदर रहा है एंड डज नॉट इंक्लूड, पैरा नंबर ए, जो हिंदुस्तान में था अब बाहर जा रहा है, किस वजह से? एम्प्लॉयमेंट। सेकंड, बिजनेस और वोकेशन। थर्ड, एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड। सेकंड, अ पर्सन जो कि विदेश में था अब इंडिया आ रहा है, किस लिए? अदर देन फॉर, अदर देन, इन 3 पर्पस के अलावा किस लिए आ रहा है? तो पीआरआई में इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि इन 3 पर्पस से आ रहा है तो पीआरआई में इंक्लूड हो सकता है, प्रोवाइडेड पिछले साल में मोर देन 182 डेज की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। किस लिए हिंदुस्तान में आ रहा है? अदर देन फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन, एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। नेक्स्ट, इसमें क्या आता है? सेक्शन 2 क्लॉज वी सब क्लॉज डबल आई, कोई भी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ। सेक्शन 2 क्लॉज वी ट्रिपल आई, एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी किसकी? किसी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की। कहां पर? इंडिया के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज वी सब क्लॉज आई वी, एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी किसकी? किसी पीआरआई की। कहां पर? आउटसाइड इंडिया, चाहे ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय हो पीआरआई के द्वारा। ठीक हो गई थी बात? चलिए,
तो ये हमारी डेफिनेशन थी। फिर मैंने कहा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्या होता है। सपोज अगर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का रेफरेंस आ जाए तो प्लीज़ मेक श्योर पहले आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया लिखेंगे, फिर उसके बाद पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन जरूर लिखेंगे, ठीक है जी। इतना करने के बाद अब हम आते हैं सेक्शन 3 के ऊपर। सेक्शन 3 जो मेरा पहला सेक्शन आपके सिलेबस में है, जो क्या कहता है सेक्शन 3 देखिएगा जी क्या कहता है। अगर हम वर्ड पढ़ें तो सेक्शन 3 के वर्डिंग्स क्या हैं। ये कहता है जी सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, रूल और रेगुलेशन मेड देयर अंडर और विद द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक। यानी कि जब तक हमने कहा था सेक्शन 3 का, इसका मतलब क्या, इन लाइंस का मतलब क्या होता है कि अगर इस एक्ट में कहीं भी चलकर फर्दर चलकर किसी पूरे एक्ट के अंदर या रूल्स और रेगुलेशन के अंदर या जनरल और स्पेशल ऑर्डर के अंदर अगर दे दिया जाए तो ठीक है, मगर अगर कुछ ना दिया जाए तब तक कोई भी व्यक्ति ना तो डील करेगा, ना ही ट्रांसफर करेगा कि कोई फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी किसी भी व्यक्ति को जो कि ऑथराइज पर्सन नहीं है। यानी कि अगर इस चीज पर कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन जनरल और स्पेशल ऑर्डर कोई और बात कर दे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कोई भी व्यक्ति है ना तो डील करेगा ना ट्रांसफर करेगा कोई फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी, किसको, टू एनी पर्सन अदर देन द ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, अभी देखा था सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर, ठीक हो गई बात। ये किस लिए रोका गया था, हमने कहा था ये हवाला ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए ऐसी ट्रांजैक्शन बनाई गई थी। सेकंड, मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। मैंने याद करो एग्जांपल बताया था कि अगर मेरे चाचा जी हिंदुस्तान में आए, उनके खाने पीने का खर्चा रेस्टोरेंट का मैं बियर कर रहा हूँ, क्या ये अलाउ है? सेक्शन 3 कहता है नहीं जी, कंप्लीटली डिसअलाउ है। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन फिर वही सेक्शन 2 क्लॉज सी वाला, एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। यानी कि आप पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के बिहाफ पर ऑथराइज पर्सन के अलावा किसी और से भी कोई भी रिसिप्ट, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गई इतनी बात। तो पहली ट्रांजैक्शन भी किस लिए थी, हवाला ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए। पहली ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हैं आप, हम किसी व्यक्ति को जो कि विदेशों में है पेमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा जी मेरा छोटा पोपली कहाँ गया, विदेशों में पढ़ने गया, उसने कहा पापा पैसे चाहिए, मैंने उसके पिताजी ने मतलब मैंने पैसे उसे पहुंचा दिए, कैसे, ऑथराइज पर्सन के बिना ही ब्लैक में पैसा पहुंचा दिया। सी ट्रांजैक्शन के अंदर छोटा पोपली मुझे पैसे पहुंचा रहा है बिना ऑथराइज पर्सन को इन्वॉल्व किए हुए, क्लियर हो गई बात। डी ट्रांजैक्शन पे एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने कहा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है, जहां पर बायर भी इंडिया सेलर भी इंडिया, मगर डीलिंग जो हो रही है वो किसी राइट वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर जो डीलिंग हो रही है वो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है। सोचो ना, बड़ी सीधी सी बात है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्फोसिस को अगर कोई प्रॉपर्टी बेच रही है, कोई एसेट बेच रही है और वो एसेट इंडिया में है और ये दोनों हमारी कंपनियां आपस में फॉरेक्स में डील कर रही हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? वाह, हिंदुस्तान का बायर हिंदुस्तान का सेलर और फिर भी डीलिंग फॉरेक्स में। लॉ कहता है इसलिए ठहरो, इन ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेक्स का यूज अलाउ नहीं है। एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर इन एसोसिएशन विद एक्विजिशन और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एक्वायर एनी आउटसाइड एसेट्स आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। जब बायर और सेलर इंडिया में है तो एसेट बाहर भी है, तो इससे लेना देना क्या है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक हो गई इतनी बात। चले, तो ये था मेरा सेक्शन 3। सेक्शन 3 के बाद अपन लोग आते हैं सेक्शन 4 की तरफ। जी, सेक्शन 4 क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। अगेन बिल्कुल वही वर्डिंग सेक्शन 3 वाले, मतलब क्या है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। यानी कि जब तक इस एक्ट में कहीं और लिख दिया जाए तो ठीक है, ना लिखा हो तो नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शेल एक्वायर। वर्ड क्या है, एक्वायर, की वर्ड है ध्यान रखना, होल्ड, ओन, पोसेस और ट्रांसफर, 3 चीजों पर रोक है। सेक्शन 4 में 3 चीजों पर रोक है, ध्यान रखना। पहला फॉरेन एक्सचेंज, दूसरा फॉरेन सिक्योरिटी, तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो कोई भी व्यक्ति ना तो फॉरेन सिक्योरिटी में, ना फॉरेन एक्सचेंज में, ना किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में डील करेगा। सर सवाल उठा इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में तो डील होता है, हाँ होता है। मैंने कहा जब तक ये एक्ट, जब तक इस एक्ट में रूल्स में रेगुलेशन में जनरल और स्पेशल ऑर्डर में ये बात ना लिखी जाए तब तक
तो लिखी गई है बात, तो इसका मतलब अलाउ है। अगर ना लिखी होती तो ना अलाउ होता, क्योंकि सेक्शन 4 एग्जिस्टेंस में होता। ठीक है, तो नॉर्मली अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या डीलिंग अलाउ है, तो मैं कहूंगा कि हाँ जी अलाउ है, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में अलाउ है, जिनकी चर्चा अब हम थोड़ी देर में करेंगे। बट सेक्शन 4 वैसे मना करता है। ठीक है ना, चले, तो इसमें लिखा हुआ है, इसलिए देखिएगा, स्टूडेंट आर एडवाइज टू रेफर सेक्शन 4 अलॉन्ग विद सेक्शन 9। सेक्शन 9 का रेफरेंस अगर साथ में देंगे तो आपका फॉरेन सिक्योरिटी और फॉरेन करेंसी, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हम आगे चल के देखते हैं, बट फिलहाल अब हम आते हैं सेक्शन 5 क्यूएट के ऊपर। सेक्शन 5 क्यूएट की बात करता है। मैंने कहा जी क्यूएट का कॉन्सेप्ट क्या है। क्यूएट नॉर्मली ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कि अलाउ होती है, बट सर्टन केसेस में इन पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है। अब जब भी क्यूएट की बात होती है ना, तो क्यूएट से रिलेटेड 3 शेड्यूल मेरे पास हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। इन तीनों शेड्यूल के अंदर फर्क क्या है, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 बात करता है वो क्यूएट जो कि सख्त बना है, जो आप कर ही नहीं सकते। शेड्यूल 2 के अंदर वो क्यूएट आती है जिनको करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है या उसकी किसी मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए होती है। और शेड्यूल 3 के अंदर वो ट्रांजैक्शन आती है जिनको करने से पहले आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यूएट के ये तीनों शेड्यूल इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको गो थ्रू करके जाने हैं। तो शेड्यूल 1 के अंदर अगर हम देखें क्या आता है, प्रोहिबिटेड क्यूएट, यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिनके लिए क्यूएट अलाउड नहीं है। जब मैं ऐसी ट्रांजैक्शंस की बात करता हूं तो ध्यान रखना, इन टोटल मिला के मेरे पास कितनी ट्रांजैक्शन है, टोटल मिला के वैसे तो मेरे पास 60 ट्रांजैक्शन है, मगर इसके अलावा 2 और ट्रांजैक्शन है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफाई की हुई है। चलिए, सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफाई क्या किया हुआ है उसकी बात करते हुए वो कहता है विजिट टू नेपाल और भूटान, यानी कि नेपाल और भूटान, हमने कहा था ले दे के 2 कंट्री ऐसी है जो कि आईएनआर एक्सेप्ट करती हैं, तो फिर कम से कम यहाँ के लिए तो फॉरेन एक्सचेंज मत लो। और दूसरी बात, और क्या आता है, एनी ट्रांजैक्शन विद पर्सन ऑफ नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान के कोई भी व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन करते हो, नेपाल और भूटान में जाते हो, वहाँ पे कोई भी पेमेंट करते हो तो आईएनआर में करो, वो एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर क्यों फॉरेन एक्सचेंज लेके जा रही हो। आगे, ट्रांजैक्शन फॉर विच द ड्रॉल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड। टोटल मिला के हमारे पास कितनी ट्रांजैक्शन है, 7। पहली ट्रांजैक्शन लॉटरी विनिंग, लॉटरी से पैसा हुआ, जीता हुआ पैसा, ये तुम्हारा नहीं हमारे देश का लक था, जो खर्च करना है यहाँ करो, पैसा नहीं ले जा सकते बाहर। इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग एक्सेट्रा और एनी अदर हॉबी लाइक गैम्बलिंग वगैरह, तो आप हिंदुस्तान से पैसा इस चीज के लिए अगर आपने जीता है तो नहीं ले जा सकते बाहर। परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड प्रेस्क्राइब मैगजीन, फुटबॉल पूल्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल के मैच पे पैसा लगा दिया। स्वीप स्टेक्स, जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप रमी वगैरह खेलते हो, फॉरेन वेबसाइट, नहीं ले जा सकते पैसा वहाँ, विदेशों में पैसा नहीं ले जा सकते जीत के। पेमेंट ऑफ कमीशन इन फॉरेक्स ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ द इंडियन कंपनी। क्या मतलब है, अगर मान लीजिए आपने अपनी किसी जॉइंट वेंचर को या होली ओन सब्सिडरी कंपनी को माल बेचा है, माल बेचने के बदले में वो आपको पेमेंट नहीं कर रही है, बल्कि वो क्या कर रही है, आप बदले में क्या कर रहे हैं, आप बदले में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में या होली ओन सब्सिडरी कंपनी में। क्यों, क्योंकि वो आपको अपने शेयर्स दे रही है, बहुत अच्छी बात है, आप उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बदले में आप उसे कमीशन पे कर रहे हैं किसी एजेंट को इस सामाजिक कार्य के लिए। मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी बात है, आपने माल बेचा जॉइंट वेंचर को, होली ओन सब्सिडरी कंपनी को, वहां से पेमेंट तो नहीं आई, वहां से आपने इक्विटी ले ली, अच्छा जी, और बदले में आज कमीशन पे कर रहे हो, यानी कि हिंदुस्तान में फॉरेक्स आना तो दूर, उल्टा जा रही है कमीशन के रूप में। लॉ कहता है शर्म करो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक हो गई इतनी बात। आगे, रेमिटेंसेस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विद द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। वोडाफोन का एग्जांपल दिया था क्लास में, क्या नहीं ध्यान, अभी रिकॉल करने की कोशिश मत करो, अब सुनो, क्योंकि रिवीजन का टाइम चल रहा है। मैंने कहा था डिविडेंड बैलेंसिंग क्या होता है। कई बार वोडाफोन जैसी कंपनियां जो हिंदुस्तान में आई, जिन्होंने एक्वायर किया किसको, हच जैसी कंपनियों को, जितना इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में लाई थी उतना तो इन्वेस्टमेंट ये पहले 2 साल के अंदर ही अपने विदेश में लेके चली गई। तो फिर इसलिए लॉ मेकर्स ने कहा कि जितना इन्वेस्टमेंट आप इंडिया में लाया हो वो अगले 7 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन है। ठीक हो गई बात, इसे कहते हैं डिविडेंड बैलेंसिंग, जितना लाए उतना 100% हम नहीं ले जाने देंगे। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन द एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, जैसे मैंने बात कही थी रशिया के थ्रू हमारा रुपी स्टेट क्रेडिट एग्रीमेंट है, यानी कि रशिया में बैठा हुआ अगर कोई
इंपोर्टर हिंदुस्तान से माल मंगाता है तो वो इंपोर्टर हमें पेमेंट कैसे करेगा, वो अपने देश में पेमेंट करेगा रूबल में, जो कि रशियन गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ उसका मेंटेन है। सिमिलरली अगर इंडियन इंपोर्टर कोई विदेशों से रशिया से माल मंगाता है तो पेमेंट किस में होगी, INR में, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में, जो कि वो रशियन गवर्नमेंट के लिए मेंटेन करता है। एंड में ये दोनों गवर्नमेंट अपने अपने खातों को सेटल कर लेती हैं, तो इसे कहते हैं रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। यहाँ पे इंडिया में फॉरेन करेंसी तो आने से रही, आ तो नहीं रही, बदले में आप कमीशन पे कर रहे हो अगर, तो फिर दिक्कत है, तो हम आपको कमीशन वगैरह पे नहीं करने देंगे। हाँ, कमीशन 10% तक पे कर सकते हो इनवॉइस वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको, टी एंड टोबैको पे आप 10% तक कमीशन पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में चाय वगैरह का उत्पादन वैसे तो होता है, मगर फिर भी चाय पीने वाले बहुत हैं, टोबैको का भी वहाँ पे अच्छा खासा उत्पादन होता है, तो इसलिए वहाँ पे अगर कमीशन पे कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आगे, पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस ऑफ द टेलीफोन, वो नंबर जो बताए थे 1800 वाले, ये कौन से होते हैं, यहाँ पर जो कॉल रिसीव कर रहा होता है उसके पैसे लगते हैं। तो फिर विदेशों से कॉल आनी थी, आप विदेशियों को ये सुविधाएं दे रहे हो कि वो कॉल करेंगे तो भी हमारे ही पैसे लगेंगे, वाह, या नहीं आना था फॉरेक्स, वो तो रोका, उल्टा अपना अलग लगवा दिया, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए लॉ ने इन्हें प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन की कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। उसके बाद हमने कहा बात की शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 में हालांकि देखेंगे तो अलग अलग मिनिस्ट्री के चर्चे हैं, कुछ नहीं करना, मैंने बताया था कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लिख देना, यानी कि यहाँ पर शेड्यूल 2 के अंदर आने वाली ट्रांजैक्शन की जा सकती है प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल अगर ले ली जाए। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, कल्चरल टूर पे बाहर गया, इंडियंस अगर कोई कल्चरल टूर पे बाहर जाते हैं तो ठीक है, पहले अप्रूवल लेके जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से। दूसरा, अगर प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट होती है, किसके द्वारा, या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उसके PSUs के द्वारा, ध्यान रखना दोनों पर रेस्ट्रिक्शन है बस, और किसी पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट और उसके PSU अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं फॉरेन प्रिंट मीडिया में $10,000 से ऊपर तक की, यानी कि $10,000 तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, $10,000 से ऊपर करते हो तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना। मगर इसमें भी कुछ एग्जम्पशन दे दी गई कि कोई दिक्कत नहीं होगी, अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर ये एडवर्टाइजमेंट किस लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको इंटरनेशनल बिडिंग इन्वाइट कर रहे हो, क्योंकि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप कोई प्रमोशन ऑफ टूरिज्म वगैरह कर रहे हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करो एडवर्टाइजमेंट स्टेट गवर्नमेंट या उनका PSU जम के करो, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस। ठीक हो गई थी बात। आगे, रेमिटेंस ऑफ द फ्रेट ऑफ द वेसल चार्टेड बाय द PSU, हमारे देश का कोई PSU सेल, भेल, गेल अगर विदेशों से माल इंपोर्ट कर रहा है और बदले में CIF इंपोर्ट कर रहा है, वाह, ना मेरे देश की इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा आने दिया, ना मेरे देश की और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को, शिपिंग कंपनियों को पैसा आना दिया, विदेशी ज़्यादा पसंद आ रहे थे PSUs तुम्हें, जो तुमने CIF बेसिस पे इंपोर्ट किया। तो इसलिए अगर ऐसा करना चाहते हो तो क्यों, आ जाओ जरा सेंट्रल गवर्नमेंट से जरा अप्रूवल लेके दिखाओ। आगे, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन द CIF बेसिस, अगेन बिल्कुल वैसा ही कि क्यों मेरे देश में पैसा नहीं आने दिया तुम लोगों ने, क्यों विदेशियों को पैसा भेजा है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU की बात करूँ, क्यों CIF बेसिस पे आपने माल मंगवाया है, क्या हमारी इंडियन कंपनियां, इंडियन इंश्योरेंस कंपनियां, इंडियन शिपिंग कंपनियां क्या इस लायक नहीं थी, तो क्यों ऐसा किया है, जरा उसका जस्टिफिकेशन हमें दो। आगे, ये डिलीट कर दिया गया 5th पॉइंट। उसके बाद हमने चर्चा की रेमिटेंस ऑफ द हायर चार्जेस, जैसे आज तक वगैरह कई बार देखा होगा BBC न्यूज़ वगैरह से उनका ट्रांसपोंडर लेते हैं रेंट पर, मतलब थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जांपल CNN पे कोई न्यूज़ आई, वो आज तक दिखा रहा है या फिर NDTV दिखा रहा है, तो बदले में उन्हें पेमेंट की जाती है, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके बाद रेमिटेंस ऑफ द कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रेस्क्राइब बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए माल मेरा लोड हुआ, माल गया US के अंदर, US का जो इंपोर्टर था उसने माल लेने से मना कर दिया, मेरा कंटेनर वहीं खड़ा रहा, अब 2-3 दिन तक कंटेनर खड़ा रहेगा, उसके बाद US गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ की कस्टम अथॉरिटी माल को जब्त कर लेगी। अब मैंने ढूंढने की कोशिश की, वहाँ कोई बायर मिल जाए, मिला नहीं, अब मैं माल वापस लाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे शिपिंग चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे, जो कोई कंटेनर को उन्होंने डिटेन किया है तो वो छोड़ने के चार्जेस मुझसे लेंगे। अब कितने लेंगे, लॉ कहता है, हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने कुछ चार्जेस प्रोवाइड किए हुए हैं, अगर वहाँ तक वो चार्जेस आप पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मगर उससे ऊपर अगर पे कर रहे हो तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप आप पे कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो कि विदेशों में आपने ऑर्गेनाइज की है, और ये कौन स्पॉन्सरशिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी है ठीक है, कोई नेशनल बॉडी है चलेगा,
कोई स्टेट लेवल की बॉडी है तो भी चलेगा, मगर इनके अलावा अगर किसी ने भी अगर पैसा इन्वेस्ट किया किसी प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप में, जैसे सहारा, ये सहारा कप ऑर्गेनाइज करते थे पहले बहुत, तो फिर अगर $1,00,000 से ऊपर का अमाउंट इन्वेस्ट किया तो क्यों किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऊपर लो। और P&I क्लब की अगर मेंबरशिप के लिए पैसा दिया, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब, मेरीन इंश्योरेंस के अंदर ये क्लब एप्लीकेबल होता है, तो अगर उसके लिए आपने पैसा दिया तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लो। बट आगे ध्यान रखना, ये पैरा इंपॉर्टेंट है कि अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब आप पेमेंट कहाँ से करते हैं, RFC अकाउंट यानी कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट या फिर एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से पेमेंट करते हैं, तो आपको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। मैंने नीचे लास्ट में लिखा हुआ है कि हर एक मिनिस्ट्री का नाम याद करने की बजाय आप केवल सेंट्रल गवर्नमेंट याद कर लेंगे ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा था शेड्यूल 2। अब हम आते हैं शेड्यूल 3 पर, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस भी आए रिसेंटली। शेड्यूल के जब मैं शेड्यूल 3 की बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा क्या, मैं कहूँगा ये करने से पहले आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो शेड्यूल 3 में क्या क्या आता है देखिए, देखना शुरू करते हैं। चलो जी, आइएगा शेड्यूल 3 के ऊपर आते हैं। अभी तक क्या होता था, कुछ टाइम पहले तक, कि ये सारी लिमिट्स के लिए ना अलग अलग लिमिट्स दी गई होती थी। फॉरेन विजिट टू एनी कंट्री 10,000, गिफ्ट और डोनेशन 25,000, $5,000, ऐसे अलग अलग लिमिट होती थी। बट फिर 2015 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्यूएट अमेंडमेंट रूल 2015 है, जिसके अंदर कहा गया कि आज के बाद इन सारी ट्रांजैक्शन के लिए हम एक लमसम लिमिट दे रहे हैं $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर। तो इन सभी कामों के लिए आप $2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर विड्रॉ कर सकते हो। प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल और भूटान, क्योंकि इंडियन करेंसी चलती है। गिफ्ट और डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, देश छोड़कर गए, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, ट्रेवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस और स्पेशल ट्रेनिंग और फॉर मीटिंग पर्पस, फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, चेकअप अब्रॉड और फॉर अकम्पनिंग एज एन अटेंडेंट टू अ पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी कि आप चाहे अटेंडेंट के रूप में गए या मेडिकल चेकअप वगैरह के लिए गए, मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 6 पॉइंट एंड 7 पॉइंट? मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब आपकी बीमारी का कोई इलाज चल रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह कराने गए हैं या फिर चेकअप वगैरह कराने के लिए गए हैं, कोई लंबी बीमारी का इलाज चलवाने के लिए नहीं गए हैं। स्टडीज अब्रॉड और एनी अदर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, एनी अदर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अगर आप गौर करेंगे तो इन शब्दों को मैंने मुंह काला कर रखा है। अब मुंह काला करने का पर्पस क्या है, उसका पर्पस नीचे लिखा हुआ है। वो नीचे पर्पस क्या लिखा है, वो कहते हैं 4th, 7th एंड 8th के लिए, यानी इमिग्रेशन, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टडीज अब्रॉड। फॉर एग्जांपल स्टडीज अब्रॉड, फॉरेन यूनिवर्सिटी आपको कहती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, वो कह रहे हैं जी हमारे यहाँ आना चाहते हो तो $5 लाख आपको लगेंगे। हमारे यहाँ तो $2.5 लाख अलाउ है। लॉ कहता है अगर इस पर्पस के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी कोई ज़्यादा अमाउंट दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से अमाउंट मंगा लो एस्टिमेट और आप इतना ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, RBI की अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हो, विदेशी हॉस्पिटल कहता है जी खर्चा इतना आएगा, मंगा लो उनसे पैसे का एस्टिमेट और ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इमिग्रेशन के लिए किसी कंट्री का रूल है कि इमिग्रेट करना है हमारे यहाँ पे तो इतने डॉलर आपको लेके आने पड़ेंगे, वो लिमिट $2.5 लाख से ऊपर है। लॉ कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मंगा लो उनसे, उनका रूल एंड रेगुलेशन दिखाओ हमें और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद कहता है प्रोवाइडेड आल्सो डेट फॉर अ पर्सन हु इज रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। कोई व्यक्ति जो रेजिडेंट तो है बट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। अब ये कौन है भाई, मैं कह सकता हूँ इसमें कौन आते हैं, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ, किस लिए, किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए या डेपुटेशन, मतलब किसी स्पेशल मिशन पर हिंदुस्तान के अंदर आया है, और फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और असाइनमेंट द ड्यूरेशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 3 ईयर, उसे कहते हैं पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया।
ठीक है, तो बात होती है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट अ पर्सन हु इज रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया एंड इज अ सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी और किसी भी स्टेट के आप अगर सिटीजन हैं, या फिर अगर इंडियन सिटीजन हैं जो कि डेपुटेशन पर इंडिया में आए हैं अपनी कंपनी की तरफ से, तो फिर आप रेमिट कर सकते हैं कहाँ तक, जितना आपके नेट सैलरी है आप वहाँ तक का पैसा उठा के हिंदुस्तान के बाहर भेज सकते हैं। वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस। ठीक होगी इतनी बात। और अगर आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं तो ऊपर वाले में ही आ सकते हैं कि $2.5 के आप लिमिट में आएंगे। अच्छा, फैसिलिटी फॉर अदर देन इंडिविजुअल, शेड्यूल 3 ही बात करता है, अदर देन इंडिविजुअल की बातें कर रहा है। वो कहता है अदर देन इंडिविजुअल the following remittances by person other than individual shall require prior approval of the Reserve Bank of India। एक certain limits हैं, वो कितनी limits हैं जिनकी चर्चा की गई है। कोई भी डोनेशन जो कि अदर देन इंडिविजुअल पे करेगा, कितना 1% ऑफ जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग उसने पिछले 3 साल में की है वो, और $50 लाख विच एवर इज लेस। अगर इससे एक्सीड करते हुए अगर आप डोनेशन पे करते हो तो फिर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कमीशन पे कर रहे हो, किस बात के लिए, आपका हिंदुस्तान के अंदर कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल फ्लैट या फिर प्लॉट वगैरह है और वो आप किसी विदेशी को बेच रहे हो और उसके लिए आप कमीशन विदेशों में पे कर रहे हो, तो कमीशन अलाउ है, हम कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक सर्टेन रेट तक। वो क्या है, या तो $25,000 या फिर 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस जो हिंदुस्तान में प्लॉट फ्लैट बेचने पर आएगा, विच एवर इज मोर। अगर इससे ज्यादा का कमीशन पे करते हो तो फिर आइए आरबीआई से अप्रूवल लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, रेमिटेंस। अगर आप मान लीजिए किसी कंसल्टेंट को आपने हायर किया, कोई कंसल्टेंट अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए हायर किया गया है, तो उसको अगर आप पे कर रहे हो $1 करोड़ पर प्रोजेक्ट, या फिर अगर कंसल्टेंसी किसी और प्रोजेक्ट के लिए तो $10 लाख अगर प्रोजेक्ट के लिए पे कर रहे हो उससे ऊपर, तो फिर आरबीआई की अप्रूवल आपको चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई हिंदुस्तान में अपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने पर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं, उन प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए, फॉर एग्जांपल सोनी जापान ने सोनी इंडिया में एक कंपनी खोली और सोनी इंडिया ने जो कंपनी खोली उसके लिए प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो प्रमोटर्स थे उन्हें पे किए गए, आप सर्टेन अमाउंट तक पे कर सकते हो, उससे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए। वो कितना अमाउंट है, लॉ कहता है $1 लाख और 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन टू इंडिया, अगर वो आप प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के रूप में उससे ऊपर, यानी कि कितना 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो कि हिंदुस्तान में आई है, या फिर $1 लाख विच एवर इज हायर से ऊपर अगर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है जी। ये जो $2.5 लाख पर पर्सन पर इंडिविजुअल पर ईयर की ये जो लिमिट है, ये कहाँ से आई, ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम थी है, क्योंकि पहले तो मैंने कहा हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लिए इंडिविजुअल लिमिट थी, लेटर उन्होंने इसे स्कीम का पार्ट बना दिया गया। ठीक हो गई इतनी बात। उसके बाद हम आते हैं कैट पर। कैट मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब अगर मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करता हूं तो मैं अभी तक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में क्या जानता हूं, मैं कह सकता हूं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि नॉर्मली अलाउ नहीं होती हैं, जो कि नॉर्मली अलाउ नहीं होती हैं, और इन ट्रांजैक्शन को करने के लिए केवल कुछ केसेस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ कर सकता है। वो कौन कौन से केसेस हैं, चलिए देखना शुरू करते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बता सकता है कि कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो कि परमिशेबल है और कितनी लिमिट तक ये परमिशेबल है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई लिमिट बताएगा तो वही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो परमिशेबल है और लिमिट भी बताएगा, बस वहां तक ये परमिशेबल है, इनके अलावा कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं होगी। प्रोवाइडेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो चीजों पर रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगाएगा। विदेशों से आपने लोन लिया, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन ऑफ द लोन, और विदेशों में आपने पूंजी लगाई, वो पूंजी लॉस के कारण कम हो गई, जिसके कारण वह मिनिमम पूंजी, मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट थी वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसको फिल करने के लिए आपने एडिशनल कैपिटल विदेशों में लगाई, तो फिर दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे। ठीक हो गई बात। उसके बाद
फिर हमारा आता है सबसेक्शन 3 जो कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन के द्वारा प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट कर सकता है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को। बट आई वुड रिकमेंड कि आप इन्हें बस एक बार पढ़ेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इस पे सबसेक्शन 3 पर। उसके बाद सीधा सबसेक्शन 4 पे आएंगे। कहता है बस एक बार पढ़ लेना, सबसेक्शन 3 आने के पेपर में चांसेस लगभग नेग्लिजिबल हैं, हो सके तो एक बार बस गो थ्रू कर लेना। अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ध्यान से सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 दोनों एक साथ पढ़ना। अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, वर्ड्स वही हैं, होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट, होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट। यहां पर क्या, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यहां पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इंटरेस्ट इन एनी फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। यानी कि पीआरआई विदेशों में, विदेशों की कोई फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर डील कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शर्त यह है कि ये करेंसी, सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की गई थी, हेल्ड की गई थी या ओन्ड की गई थी जब वो व्यक्ति हिंदुस्तान के बाहर था। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जब इंडिया के बाहर था, मतलब पीआरओआई था, बाद में पीआरआई बना है, कोई दिक्कत नहीं है, ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड सच प्रॉपर्टी। और या फिर ये प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट की है, मेरे दादाजी यूएसए में थे, जाने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गई यूएसए की, आई एम पीआरआई, आई हैव इनहेरिटेड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम माई दादाजी, आई कैन कंटिन्यू टू होल्ड, नो इशू। सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 पीआरआई के लिए। अब पीआरओआई के लिए सिमिलरली है, पीआरओआई इंडिया के अंदर ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन करेंसी, सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, अगर वो करेंसी, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी उसने एक्वायर तब की जब वो पीआरआई था या इनहेरिट की किसी पीआरआई से। ठीक हो गई थी बात। तो ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका यूज अभी आगे चलकर होगा। फिलहाल जिस तरीके से हमने क्यूएट के रूल देखे उसी तरीके से कैट के भी रूल हैं। अगर कैट के कभी भी रेगुलेशन पूछी जाए तो आप लिखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2000। फिर ऐसे ही आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये अगर मैं परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ ना, तो इस ट्रांजैक्शन में मेरे पास 2 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 इसके अंदर वो कैट आती हैं जो कि अलाउ हैं किसके द्वारा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के द्वारा। और शेड्यूल 2 इसके अंदर वो कैट आती हैं जो कि अलाउ है किसके द्वारा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए। ठीक है, फिर आता है मेरे पास शेड्यूल 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। वहाँ पर मेरे पास क्या आता है, वहाँ पर आता है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसी की चर्चा करता हूँ कि कौन सी कैट ऐसी है जो कि सख्त प्रोहिबिटेड है। सबसे पहले चिट फंड में इन्वेस्टमेंट, हालांकि पहले तो ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड थी, बट अब रिसेंटली इसे अलाउ किया गया है प्रोवाइडेड कुछ शर्तें पूरी हो जाएं। उनमें से पहली शर्त कौन सी है, मैं कह सकता हूं जो पैसा आ रहा है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है। यानी कि अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा आ रहा है और नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन रिपेट्रिएशन मतलब पैसा आएगा तो सही मगर हिंदुस्तान से जाएगा नहीं, परमानेंटली आएगा। दूसरी बात, अगर ये जो पैसा आ रहा है इसके लिए आपने स्टेट गवर्नमेंट से या फिर रजिस्ट्रार ऑफ चिट से अप्रूवल ले ली है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर कंडीशन पूरी हो जाए, पहला अप्रूवल है रजिस्ट्रार ऑफ चिट की या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर की, दूसरा पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू, तीसरा नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। निधि कंपनी, निधि कंपनी क्या होती है हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं निधि कंपनी को कंपनीज लॉ के अंदर। तो अगर विदेशी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पीआरओआई अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। चलिए, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी में हमारा देश जैसा भी है, जैसे भी एग्रीकल्चर करता है और हमारा अपना तरीका है, विदेशियों को हम अलाउ नहीं कर सकते। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करेंगे। बट जब आप रियल एस्टेट की बिजनेस की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, शेल नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप। यानी कि अगर विदेशी कोई कंपनी आकर, फॉर एग्जांपल सारे डेवलपर्स, मैंने बात किया था विदेशी कंपनियां ये या हिंदुस्तान में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर रियल एस्टेट बिजनेस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल डीएलएफ ने कोई बिल्डिंग खड़ी की, आपने वो सारे फ्लैट खरीद लिए, ये गलत है, ये अलाउ नहीं है। इससे हमारे देश में मकानों के दाम बढ़ जाएंगे, इसलिए हम आपको ये अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है। टीडीआर,
टीडीआर का मतलब फॉर एग्जांपल लैंड का आपको राइट मिला हुआ है, कोई लैंड आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी, बदले में आपको ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट दे दिया, जिसके अंतर्गत आपको कहा गया कि जब ये लैंड डेवलप हो जाएगी तो इसका सर्टेन हिस्सा आपको मिल जाएगा, वो हिस्सा आपने विदेशियों को भेज दिया, ये अलाउड नहीं है। तो ये है प्रोहिबिटेड कैट। उसके बाद जब मैं परमिसेबल कैट की बात करता हूं तो शेड्यूल 1 बात करता है पीआरआई के लिए परमिसेबल कैट, और पीआरओआई के लिए परमिसेबल कैट की बात शेड्यूल 2 के अंदर की गई है। ये वो ट्रांजैक्शन है जो आपको एक बार गो थ्रू करनी है, बस एक बार पढ़नी है और दूसरी बार दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। खासकर शेड्यूल 1 तो आपने फिर भी थोड़ा सा ढंग से दिमाग लगा के पढ़ना है, शेड्यूल 2 उससे भी लाइट माइंड से पढ़ सकते हो। चलिए, मैं कह सकता हूँ लिस्ट ऑफ द परमिशेबल ट्रांजैक्शन जो कि पीआरआई के लिए अलाउ है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि पीआरआई फॉरेन सिक्योरिटी में करता है, इसका ऑपोजिट करते जाना, नीचे शेड्यूल 2 बनता जाएगा अपने आप। फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय अ पीआरआई। क्या ये आपसे पूछ सकता है कि शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन बताइए? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो ये हो सकता है कि इनमें से कोई ट्रांजैक्शन पूछ ले और कहे कि क्या ये अलाउ है या डिसअलाउ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अलाउ है। चलिए, इन्वेस्टमेंट जो पीआरआई करता है फॉरेन सिक्योरिटी में, फॉरेन करेंसी लोन जो कि विदेशों में रेज किए जाते हैं बाय पीआरआई, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, अभी इसकी चर्चा हम करेंगे, गारंटी इशूड बाय पीआरआई इन फेवर ऑफ द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ द करेंसी नोट्स, लोन एंड ओवरड्राफ्ट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, विदेशी बैंकों से अगर लोन ले रहे हो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया बाय पीआरआई EFC/RFC अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग आउट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी बाय पीआरआई फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड फोरम पे हम लोग compete करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज को आपस में compete करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट बाय पर्सन, हालांकि थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, वो किसके ऊपर है? हमारी PSUs वगैरह के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। लोन्स एंड, वो जिसकी चर्चा भी मैंने क्यूएट में की थी, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट बाय पीआरआई टू अ पीआरओआई, पीआरओआई को लोन वगैरह दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन बैंक विदेशों को लोन दे रहे हैं। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ द कैपिटल एसेट ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि कैपिटल एसेट बेचकर अगर आप विदेशों में रेमिटेंस कर रहे हैं कोई पीआरआई, कोई दिक्कत नहीं है। सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड कमोडिटी डेरिवेटिव अब्रॉड बाय अ पीआरआई। तो एक बार इन ट्रांजैक्शन को अच्छे से गो थ्रू करना है ताकि आपसे कोई पूछे तो आपको एटलीस्ट पता हो कि ये शेड्यूल 1 के अंदर आने वाली ट्रांजैक्शन है, बस इसे इसी हिसाब से पढ़ना है। और मैंने कहा शेड्यूल 2 को तो उससे भी लाइट माइंड से ही पढ़ना, बट एक बात ध्यान रखने वाली है, वो है ये पैराग्राफ। क्या कहता है जी ये पैराग्राफ? अगर ध्यान से करें, कहता है ये जो परमिसेबल कैट है ना, जो इनकी चर्चा हमने अभी पीआरआई के लिए की है, इनके लिए भी लिमिट है $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर पर पर्सन, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना, कई बार इस लिमिट को अगर आप एक्सीड कर गए, फॉर एग्जांपल आपने फॉरेन सिक्योरिटी $2.5 लाख से ऊपर की खरीद ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सब बातों के लिए ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेपरेट रेगुलेशन भी इन सब ट्रांजैक्शन के लिए बनाई है। और अगर आप $2.5 लाख को एक्सीड भी कर गए, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्पेसिफिक रेगुलेशन है इन सब के बारे में, उसके अंडर हो आप, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आप उसको भी एक्सीड कर गए जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब की है, तो भैया फिर तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये जो लिमिट है ना इनके लिए $2.5 लाख की, जो शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है और क्यूएट के जो शेड्यूल 3 में मेंशन थी, ध्यान रखना वो दोनों लिमिट मिक्स्ड हैं। मतलब अगर आपने $1 लाख क्यूएट में खर्च किए और $1 लाख कैट में खर्च किए तो $2 लाख आपके खर्च हो चुके हैं। टोटल ओवरऑल लिमिट अब $50,000 बची है। तो दोनों की, इसकी लिमिट को उस लिमिट के साथ सबसम्ड करके पढ़ा जाता है, यानी कि मिक्स करके पढ़ा जाता है। ये यहाँ ये बात लिखी हुई है। क्लियर हो गई इतनी बात? चले, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। आगे तो शेड्यूल 2 बस एक बार हल्के से बस गो थ्रू कर जाना। शेड्यूल 3 करने के बाद हम आते हैं सेक्शन 7, एक्सपोर्ट्स की बात करता है। वो कहता है जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे कस्टम मैनुअल पोर्ट के थ्रू, तो फिर आप लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कि प्रेस्क्राइब होंगे, वो प्रेस्क्राइब जो भी अथॉरिटी होगी, स्पेसिफाइड अथॉरिटी जिसे लॉ ने वर्ड दिया, उसको सबमिट करेंगे। साथ में डिक्लेरेशन देंगे किस चीज़ की, कि आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है। बट अगर आपके पास एक्सपोर्ट वैल्यू आपको पूरी तरह से नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक एस्टिमेट बता दीजिए कि एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट वैल्यू क्या होगी, तो वो बता दीजिए, उससे भी चल जाएगा,
ठीक है जी। ये जो डिक्लेरेशन आप फाइल करेंगे, डिक्लेरेशन में लिखा जाएगा यही कि एक्सपोर्ट वैल्यू क्या और एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है। ये उन सेट ऑफ नंबर में दी जाएगी जो कि प्रेस्क्राइब है। कई जगह 2 है, कई जगह 3 है, हमने चर्चा की थी इसकी। सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, पोस्टल फॉर्म के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। क्या है? अब कुछ चीज़ों से एग्जाम्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पर एग्जाम्शन है? जब मैं सेक्शन 7 की बात करता हूँ, कहाँ कहाँ पर एग्जाम्शन है? लॉ कहता है कि अगर आप ट्रेड सैंपल भेज रहे हैं या फिर पब्लिसिटी मटेरियल भेज रहे हैं फ्री ऑफ पेमेंट, तो सैंपल वगैरह के लिए भेज रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट जो अपने साथ लेके जा रहे हैं, यानी कि मेरी घड़ी, मेरी जो मेरे क्या नाम है रिंग्स हैं, कड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। गिफ्ट अगर आप दे रहे हैं बट एक सर्टन अमाउंट तक, 5 लाख रुपए से ज़्यादा का वैल्यू का नहीं होना चाहिए। गुड्स जो कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गुड आ रहे हैं और इन्हें दोबारा से वापस री एक्सपोर्ट हो जाना है। डिफेक्टिव गुड जो कि हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं रिपेयर के लिए और रिपेयर होने के बाद ये री इम्पोर्ट किए जाएंगे हिंदुस्तान में, यानी कि पहले गुड्स जो इंपोर्ट किए गए फ्री ऑफ कॉस्ट री एक्सपोर्ट बाद में किए जाएंगे, डिफेक्टिव गुड जो विदेशों में गए और वापस फिर री इम्पोर्ट किए जाएंगे। ये सब ट्रांजैक्शन अलाउ हैं, इनके लिए कोई डिक्लेरेशन वगैरह देने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक्सपोर्ट वैल्यू, अगर मान लीजिए आप एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स वगैरह करते हैं या सॉफ्टवेयर करते हैं, कितने टाइम के अंदर अंदर पेमेंट आ जानी चाहिए? कीवर्ड है 9 मंथ के अंदर अंदर। बट अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बायर नहीं है, किसी वेयर हाउस को कर रहे हैं, तो वेयर हाउस को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू रियलाइज हो जानी चाहिए 15 महीने के अंदर अंदर। अगर मान लीजिए 9 महीने या 15 महीने के अंदर नहीं हो पा रहा तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, विदेशों को आप माल बेच रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट पे कर रहे हैं, नहीं, लॉ कहता है 6 महीने से ज़्यादा क्रेडिट आप नहीं पे करोगे, किसी भी अलाउ नहीं करोगे, और करना चाहते हो तो आ जाओ, पहले फिर जरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेते जाओ। डिले इन द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, मान लीजिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। आपने माल बेचा, हैज़ सोल्ड द गुड्स और सॉफ्टवेयर, पेमेंट नहीं आ रही। दूसरा, आपका माल ही नहीं बिक रहा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर डायरेक्शन दे सकता है। किस चीज़ से रिलेटेड? कि अगर माल बेचा, पेमेंट नहीं आ रही, तो फिर पेमेंट से रिलेटेड डायरेक्शन। और दूसरा, अगर माल ही नहीं बिक रहा तो सेल ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट देयर ऑफ इफ द गुड्स और सॉफ्टवेयर हैज़ नॉट बीन सोल्ड, उनसे रिलेटेड डायरेक्शन दे सकता है। वो ये भी कह सकता है कि विदेश इंडिया में वापस ले आओ। ठीक हो गई बात? उसके आगे एडवांस अगेंस्ट द एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट आपने करना था उससे रिलेटेड एडवांस आया है। एडवांस आया, बात ध्यान रखना, 1 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, एडवांस पे आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो, इस इंटरेस्ट का रेट लाइबोर प्लस 100 बिप्स, यानी कि लाइबोर प्लस 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑथराइज डीलर यानी कि बैंक्स वगैरह के थ्रू डील किए जाएंगे। ठीक हो गई बात? अगर मान लीजिए आप 1 साल के अंदर अंदर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप कोई भी रेमिटेंस, यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते कि सॉरी यार मैं तो नहीं कर पाया, लो मेरा पैसा वापस ले लो। आप विदेशों में पैसा नहीं भेज सकते वापस जब तक कि प्रायर अप्रूवल आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ना ले लें। मतलब क्या, मजे लेने के लिए पैसे मंगाए थे तो इसलिए वापस देना चाहते हो तो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिस एग्रीमेंट में लिखा है कि शिपिंग ऑफ गुड्स जो होगी वो 1 साल बाद होगी, तो ऐसा किसी भी एग्रीमेंट करने से पहले आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल ले लेनी चाहिए। ठीक हो गई बात? उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, मान लीजिए अगर एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज हो रहा है डेफर्ड पेमेंट टर्म्स पे और इन एग्जीक्यूशन ऑफ द टर्न की प्रोजेक्ट मतलब A to Z जो सारा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं उसके लिए माल वगैरह सप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो एक्सपोर्टर ऐसे किसी भी एक्सपोर्ट को करने से पहले प्रपोजल सबमिट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जहाँ पे वो बताएगा कि हाँ जी इतना एस्टिमेट है और इतना, क्योंकि हमने गुड्स वगैरह का और सर्विसेज वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, तो इतना गुड्स और सर्विसेज की एस्टिमेट वैल्यू हमारी जा सकती है, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख लें कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उतने कॉरस्पॉन्डिंगली हमें फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ भी रही है कि नहीं। तो इसलिए पहला ऐसा करने से पहले, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट में अपनी एग्रीमेंट करने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल जरूर लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया बात? आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। चले जी, हम बात करते हैं
सेक्शन नंबर 8 की।